वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रश्नावली 1.1 सवाल नंबर है 1। हमारा सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। ठीक है, इसमें 3 सवाल दिए गए हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, इसमें हमें दिए गए हैं 2 धनात्मक पूर्णांक। एक धनात्मक पूर्णांक दिया गया है 135 135 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक दिया गया है 225। ठीक है, इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से करना है। कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन लीमा के अनुसार। यहाँ लीमा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है, वो यूक्लिड डिवीजन लीमा पर ही आधारित है। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लीमा के अनुसार, इन पर या यूक्लिड डिवीजन लीमा लागू करने पर। लागू कैसे करते हैं? बड़ा जो संख्या होती है, बड़ा जो पूर्णांक है, उसको तो a मान लेते हैं, यानी डिविडेंट मान लेते हैं। बड़ा पूर्णांक है 225, इसको तो a मान लिया। और जो छोटा पूर्णांक है उसको हमने मान लिया भाजक यानी b, a यानी भाज्य डिविडेंट। ठीक है, उसके बाद में a भाग b यानी a के अंदर b का भाग लगाना, यानी 225 में हमने भाग लगा के देखना है इसका 135 का। फिर भाग लगा के देखते हैं, 225 लिखा, 135 का हमने भाग लगाया, भागफल कितना आया? एक बार गया, 135 लिख दिया। शेषफल कितना बचा हमारे पास में? शेष बच गया हमारे पास में 90। ठीक है, इस तरह से हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें भागफल यानी क्वोशिएंट यानी Q तो प्राप्त हुआ कितना? 1, और रिमाइंडर यानी
शेषफल यानी आर कितना प्राप्त हुआ, वो हुआ 90। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है यूक्लिड डिवीजन लीमा समीकरण में मान रखने पर, ये लो में मान रखने पर या के अनुसार, दोनों ही बातें, मान रखने पर या यूक्लिड डिवीजन समीकरण के अनुसार। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लीमा का समीकरण क्या है, वो है बी क्यू प्लस आर इक्वल टू ए। मान रखा, बी की जगह पे क्या रखना है हमारे को, बी की जगह पर क्या दिया हुआ है 135, तो 135 इंटू क्यू की जगह पर क्वेश्चन क्या आया 1 प्लस आर की जगह पर क्या आया 90 इक्वल टू ए, लिख दिया। फिर हमने आर के मान पे देखा कि आर तो 90 है, आर की जगह पर 90 लिखा है हमने, यानी आर 0 नहीं है। ठीक है, तो एल्गोरिथम में क्या होता है, हमें यहाँ पे लिखना है सिंस, चूंकि का चिन्ह लगाया, चूंकि आर बराबर 0 नहीं है। ठीक है, अतः आर बराबर 90 व बी बराबर 135 पर पुनः यूक्लिड डिवीजन लीमा का प्रयोग करने पर, प्रयोग करने का क्या मतलब है, बड़ी संख्या को यानी 135 को तो हमने मान लिया डिविडेंट यानी ए यानी भाज्य, और छोटी संख्या को यानी 90 को हमने मान लिया बी यानी भाजक या डिवाइज़र। इसके बाद में हमने क्या किया, ए भाग बी कर दिया। ए भाग बी का मतलब क्या हुआ, इक्वल टू यानी 130-35 के अंदर हमने भाग लगा दिया 90 का। ठीक है, 135 के अंदर हमने भाग लगाया किसका, 90 का। क्या आया हमारे पास में, कितनी बार गया भाग, एक बार गया, 90 लिखा। शेषफल कितना बचा, शेषफल हमारे पास में बच गया 45, यानी हमारे को भाग देने पर क्या प्राप्त हुआ, भागफल यानी क्वोशिएंट यानी क्यू प्राप्त हुआ 1, और शेषफल यानी रिमाइंडर यानी आर प्राप्त हुआ 45। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, वापस से वही बात लिखेंगे, यूक्लिड डिवीजन लीमा समीकरण में मान रखने पर या के अनुसार, में मान रखने पर, मान रखने पर यानी यूक्लिड डिवीजन लीमा का समीकरण लिखा बी क्यू प्लस आर इक्वल टू ए, मान रख के दिखा दिया। बी की जगह पे लिख दिया हमने कितना, बी कितना था यहाँ पर, बी 90 था, 90 इंटू क्यू कितना आया, क्वेश्चन कितना आया 1 प्लस रिमाइंडर आर कितना बचा था 45 इक्वल टू ए, यानी डिविडेंड कितना था इसमें 135। फिर हमने देखा आर का मान 45 है यानी 0 नहीं है। ठीक है, फिर वापस से वही बात लिखेंगे हम, चूंकि आर इक्वल्स टू 0 नहीं है, अतः आर बराबर 45 व बी बराबर कितना, बी कितना है, बी का मान, बी का मान है हमारा 90 पर पुनः यूक्लिड डिवीजन लीमा का प्रयोग करने पर। ठीक है, इस तरह से लिख दिया, यानी हमें आर 45 और बी 90 पर वापस से यूक्लिड डिवीजन लीमा का प्रयोग करना है। इस पे करना है आर बराबर 45 और बी बराबर 90 पर यूक्लिड डिवीजन लीमा का प्रयोग करने पर, यानी प्रयोग करने का मतलब क्या हुआ कि बड़ी संख्या को तो हमने मान लिया ए यानी 90 को तो मान लिया हमने ए यानी डिविडेंट यानी भाज्य, और छोटी संख्या को मान लिया बी यानी भाजक यानी डिवाइज़र।
उसके बाद में हमने a भाग b कर दिया, a भाग b, यानी 90 के अंदर हमने भाग लगाया 45 का, भाग की प्रक्रिया की हमने, 90 में भाग लगाया 45 का, 2 बार हमारा भागफल भाग गया, भागफल आया 2 और 45 दूनी 90, शेष फल बचा हमारे पास में 0। ठीक है, यानी हमारे को भाग की प्रक्रिया में क्या प्राप्त हुआ, क्वोशिएंट यानी भागफल तो प्राप्त हुआ 2 और रिमाइंडर यानी शेष फल हमें प्राप्त हुआ 0। ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं, यूक्लिड डिवीज़न लीमा समीकरण में मान रखने पर, या यूक्लिड डिवीज़न लीमा के समीकरण के अनुसार मान रखने पर। यूक्लिड डिवीज़न लीमा का समीकरण क्या है, बी क्यू प्लस आर इक्वल टू ए। इसमें मान रखे हमने, तो बी की जगह पर 45 मान रख दिया क्योंकि बी का मान 45 था, इंटू क्यू यानी क्वोशिएंट का मान, भागफल 2 आया था, प्लस आर का मान 0 आ रहा है, और ए यानी डिविडेंड कितना था 90। ठीक है, फिर आर का मान देखा हमने कि 0 आ गया है, 0 आने पर हमारी प्रक्रिया रुक जाती है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, चूँकि आर बराबर 0 है, अतः इस चरण के भाजक यानी b का मान, यानी डिवाइजर का मान ही हमारा HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब इस चरण के b का मान यानी डिवाइजर का मान यानी भाजक का मान क्या है, b बराबर इस चरण में रहा कितना, 45, यानी हमारा HCF क्या रहा, HCF कितना हो गया 45। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 सवाल नंबर है 1, एक्सरसाइज 1.1 सवाल नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 1, और अब हम करने जा रहे हैं इसका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है हमारा, दूसरा सवाल है 196 और 38220 का हमें HCF निकालना है। दो पूर्णांक हमें दिए गए हैं 196 और दूसरा दिया गया है 38220। इन दो पूर्णांकों का हमें HCF निकालना है। क्या करना है, HCF निकालना है, और वो भी किससे, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के माध्यम से, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के माध्यम से। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम या लीमा लागू करने पर, लागू करने का क्या मतलब हुआ कि बड़े पूर्णांक को तो a माना, यानी 38220 a यानी डिविडेंट यानी भाज्य माना, और छोटे पूर्णांक को b यानी डिवाइजर यानी भाजक माना, यानी 196। उसके बाद में हमने क्या किया, भाज्य में भाजक का भाग लगा दिया, यानी a भाग b कर दिया। यानी क्या मतलब हुआ कि 38220 जो है इसके अंदर हमने भाग लगा दिया किसका, 196 का। ठीक है, फिर हमने भाग लगा के देखा कि 38220 जो है इसके अंदर हमने भाग लगाया किसका, 196 का, 196। भाग लगाने लगते हैं हम, तो हम देखते हैं कि अगर हम 195 से इसको गुणा कर दें, 195 195 बार भाग चला जाएगा, तो हमारा क्या प्राप्त होगा, 38220 ही प्राप्त हो जाएगा, यानी हमारे पास शेषफल बचेगा 0। यानी अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास में क्वोशिएंट यानी भागफल हमें प्राप्त होगा, Q प्राप्त होगा कितना, 195, और रिमाइंडर यानी शेषफल यानी R प्राप्त कितना होगा, 0। ठीक है, अब हम लिखते हैं यूक्लिड डिवीज़न लीमा समीकरण में मान रखने पर
या यूक्लिड डिवीजन लीमा समीकरण के अनुसार। मान रखने पर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर इक्वल टू ए, ये तो है हमारा समीकरण। बी की जगह पे हमें क्या रखना है 196, क्यू की जगह पर यानी क्वेश्चन यानी भागफल कितना है 195, प्लस आर, आर कितना है 0, ए यानी भाज्य कितना था, डिविडेंड कितना था, वो था हमारा 38, 220। रिमाइंडर को यानी आर को देखा हमने तो ये 0 आ गया, तो हम यहाँ पे लिखते हैं चूँकि, इसका मतलब 0 आने का मतलब हो गया हमारी प्रक्रिया यहीं रुक जाएगी, चूँकि आर बराबर 0 है, अतः इस चरण का भाजक यानी b, यानी b कितना है इसमें 196, 196, भाजक कितना है 196 ही हमारा HCF होगा। ठीक है, कुल मिला के ये जो सवाल था इसके अंदर सिर्फ एक ही चरण के अंदर हमारा काम हो गया, यानी हमने सिर्फ एक बार ही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया और हमारे को HCF प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा हिस्सा, तीसरा भाग। इसमें हमें कहा गया है दो धनात्मक पूर्णांक हमें दिए गए हैं 867 और दूसरा दिया गया 255। हमें इनका HCF निकालना है। एक दिया है 867 और दूसरा दिया है हमें 255। इनका हमें HCF निकालना है। और HCF कैसे निकालना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। तो हम किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन लीमा के अनुसार या यूक्लिड डिवीजन लीमा लागू करने पर। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लीमा के अनुसार या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार क्या हुआ, बड़ी संख्या को हमने a माना यानी डिविडेंड माना यानी भाज्य माना। बड़ी संख्या कौन सी है 867 और छोटी संख्या जो है उसको हमने भाजक माना, डिवाइजर माना यानी b माना। छोटी संख्या कौन सी है 255। इसके बाद में हमने क्या किया कि a भाग b यानी भाज्य के अंदर भाजक का भाग लगा दिया, डिविडेंड के अंदर डिवाइजर का भाग लगा दिया, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगा दिया। मतलब क्या हुआ कि हमें 867 में भाग लगाना है, किसका 255 का, 255 का भाग लगाकर हम देखते हैं 867 में हमें भाग लगाया है 255 का। ठीक है, कितनी बार गया, अगर हम इसको करते हैं तो ये 3 बार जाता है। 3 बार जाने पर क्या आएगा, 255 इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा 765, 765। ठीक है, अब घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 2 आ गया, ये 0 आ गया और इधर 1 आ गया, 102 आ गया हमारे पास में। यानी कुल मिलाकर के भाग करने पर हमारे को क्वोशिएंट यानी भागफल हमें क्या प्राप्त हुआ 3 और शेषफल यानी रिमाइंडर यानी आर क्या प्राप्त हुआ 102। ठीक है, इसके बाद में अब हम क्या लिखते हैं, अब हम लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन लीमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समीकरण के अनुसार लिख दो या में मान रखने पर, में मान रखने पर। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीजन लीमा का समीकरण क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का समीकरण क्या है, वो है हमारा बी क्यू प्लस आर इक्वल टू ए। अब इसमें मान रखेंगे बी क्यू आर और ए का, तो बी का मान रख दिया हमने 255, बी यानी डिवाइजर, इंटू क्यू यानी भाजक, भाजक कितना है 3
प्लस आर, आर यानी रिमाइंडर यानी शेषफल, ये कितना है 102, और ये आ गया ए यानी डिविडेंड यानी भाज्य, भाज्य कितना है 867। ठीक है, ये लिख दिया। इसके बाद में हमने रिमाइंडर आर पर ध्यान दिया, आर के मान पर ध्यान दिया। आर बराबर क्या लिखा हमने 102, यानी आर बराबर 0 नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं चूंकि आर बराबर 0 नहीं है, अतः आर बराबर 0 नहीं है, अतः आर बराबर 102 व बी बराबर कितना है, बी बराबर 255 पर पुनः यूक्लिड डिवीजन लीमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करने पर या का प्रयोग करने पर, का प्रयोग करने पर। ठीक है, अब इसमें यूक्लिड डिवीजन लीमा का प्रयोग कैसे करते हैं, यानी आर 102 आर बी 255। ठीक है, इस पे हमें करना है, कैसे करेंगे, जो बड़ा इसमें इंटीजर है, पूर्णांक है, यानी बड़े को तो मान लिया ए, यानी 255 को तो हमने मान लिया ए यानी डिविडेंड यानी भाज्य। ठीक है, और छोटे को मान लिया हमने बी यानी डिवाइजर यानी भाजक। बी कितना है 102, छोटा था कितना था, छोटा 102 था ना, तो छोटे को हमने बी मान लिया। ठीक है, फिर वो की वही बात है, सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद में ए भाग बी करेंगे, यानी 255 में हम भाग लगाएंगे किसका 102 का। ठीक है, अब आगे हमें करना था 255 में भाग लगाना था किसका 102 का। भाग लगाया 255 भाग 102। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 2 बार गया, आया कितना 204 आ गया, 102 इंटू 2 204 आ गया। शेष कितना बच गया, शेष बच गया 51। ठीक है, यानी हमारे पास में क्या आया, भागफल यानी क्वोशिएंट आ गया हमारे पास में 2, और शेषफल यानी रिमाइंडर यानी आर हमें प्राप्त हो गया 51। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीजन लीमा यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समीकरण के अनुसार या उसमें मान रखने पर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी क्यू प्लस आर इक्वल टू ए। ठीक है, अब बी की जगह पर मान रख देंगे, बी कितना है, डिवाइजर कितना है, भाजक कितना है 102, इंटू क्यू कितना है यानी क्वोशिएंट, भागफल कितना है 2, प्लस आर कितना है रिमाइंडर शेषफल 51, बराबर ए डिविडेंड कितना था 255, ये भाज्य था। ठीक है, ये हो गया। अब आर के मान पे हम ध्यान देंगे, आर बराबर है इसमें 51, तो हमने आर का मान 0 नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि आर बराबर 0 नहीं है, काट करके दिखा देते हैं बराबर को, यानी 0 नहीं है, अतः आर बराबर 51 व बी बराबर 102 पर पुनः यूक्लिड डिवीजन लीमा यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करने पर या का पुनः प्रयोग करने पर। ठीक है, कैसे लागू करेंगे, लागू करने का मतलब ये हुआ कि ये जो दो पूर्णांक है आर और बी, इसमें बड़े पूर्णांक को तो ए मान लिया यानी 102 मान लिया, 102 है ही, यानी ये है भाज्य, और छोटे पूर्णांक को हमने बी मान लिया यानी 51 को हमने बी मान लिया। इसके बाद में ए भाग बी किया,
बी किया, यानी 102 में भाग लगाना है हमें 51 का। अब 102 में 51 का हमने भाग लगा करके देखा, ठीक है, कितनी बार गया, 2 बार, 102 आ गया। शेषफल यानी रिमाइंडर बचा हमारे पास में 0, ठीक है, यानी भाग देने पर भागफल हमारे पास में आया 2 और रिमाइंडर यानी शेषफल आया 0। अब यहाँ पे हम लिख देंगे वापस पहले की तरह, यूक्लिड डिवीजन लीमा समीकरण में मान रखने पर समीकरण क्या है, लेकिन यूक्लिड डिवीजन लीमा का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, वो है बी क्यू प्लस आर इक्वल टू ए। अब इसमें मान रख दिया, बी का मतलब 51 51, क्यू कितना आया था क्वेश्चन 2 प्लस आर आ गया 0 बराबर ए कितना था 102, ठीक है। अब आर के मान पर गौर किया, आर बराबर 0 आ रहा है, ठीक है, तो अब लिखेंगे आर बराबर 0 आ गया ना, यानी हमें यहाँ पर आर बराबर 0 आने पर प्रक्रिया को रोकना है, ठीक है, ये अंतिम चरण हो गया मतलब। फिर अब हम लिखेंगे चूंकि आर बराबर 0 है, अतः इस चरण के भाजक यानी बी यानी डिवाइजर का मान ही हमारा HCF होगा। अब इस चरण के B का मान क्या है, B बराबर है कितना, देखिए 51 51, यानी 51 जो है ये हमारा है HCF, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। कुल मिला के ये जो सवाल था, इस सवाल के अंदर हमने 3 बार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का और यूक्लिड विभाजन लीमा का प्रयोग किया है। अब सब कभी कभी आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि आप बोलते तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है और प्रयोग करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यानी लीमा का। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित है, लीमा पर ही आधारित है, ठीक है। अब हम लेने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। हमारा सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 के रूप के होता है या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। यहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। शो दैट एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 6q + 1, 6q + 3 or 6q + 5 where q is some integer। यानी इस सवाल में हमें ये प्रदर्शित करना है, ये दर्शाना है, ये शो करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हो वो या तो 6q + 1 के रूप का होता है या 6q + 3 के रूप का होता है और या फिर 6q + 5 के रूप का होता है, ठीक। इस सवाल को हल करें उससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए धनात्मक विषम पूर्णांक का अर्थ। देखिए इसमें 3 शब्द हैं, धनात्मक, विषम और पूर्णांक। धनात्मक से हमारा मतलब है प्लस वाली संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स। विषम से हमारा तात्पर्य है उन संख्याओं से जिनका इकाई का अंक 0 ना हो, 2 ना हो, 4 ना हो, 6 ना हो या 8 ना हो। वे सभी संख्याएं जिनकी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 ना हो वो सब तो कहलाती हैं विषम संख्याएं या विषम पूर्णांक, और जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है वो कहलाती हैं सम यानी इवन नंबर्स।
ठीक है, विषम को हम बोल देते हैं ओड। ठीक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक की बात अगर हम कर रहे हैं तो अब इसमें पूर्णांक जो शब्द है, पूर्णांक के अंदर क्या होता है, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं प्लस ऋणात्मक संख्याएं, ये सब पूर्णांक कहलाती हैं। अगर हम खाली धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो धनात्मक विषम पूर्णांक से हमारा तात्पर्य है किससे, 1, 3, 5, 7, 9, 11 आदि 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 इस तरह से, वे सभी संख्याएं जिनका इकाइकांक ना तो 0 हो, ना 2 हो, ना 4 हो, ना 6 हो, ना 8 हो। ठीक, अब हमारा सवाल क्या कहता है, हमारा सवाल ये कहता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हो वो 6q+1 के रूप का हो सकता है, 6q+3 के रूप का हो सकता है और 6q+5 के रूप का हो सकता है। इसे हमें शो करना है, दर्शाना है, प्रदर्शित करना है। ठीक है, शुरुआत हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमको कुछ मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। माना क्या माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो है a। ठीक है, माना धनात्मक विषम पूर्णांक है a तथा प्रश्नानुसार b बराबर है 6, b बराबर है 6, b यानी डिवाइजर। अब b बराबर 6 कहाँ से आया, b बराबर 6 के लिए हम ये देखते हैं, यूक्लिड डिवीजन लीमा का समीकरण लिख के देखते हैं। यूक्लिड डिवीजन लीमा का समीकरण है हमारा BQ प्लस R इक्वल टू A। ठीक है, अगर धनात्मक पूर्णांक 1 है तो हमारे पास में ये BQ प्लस R होना चाहिए। अब सवाल में हमें क्या दे रखा है, ये किस रूप का होता है, इसका रूप होता है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, यानी ये 6 और q, यहाँ पे b और q। ठीक है, यहाँ पे q का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, q का गुणांक क्या है 6, इधर q का गुणांक क्या है b, यानी b के स्थान पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 6। ठीक है, तो b का गुणांक, q का गुणांक जो है, कोफिशिएंट जो है वो क्या है 6, इसलिए b बराबर हमने कर दिया 6। ठीक है, तो यानी हो गया माना धनात्मक विषम पूर्णांक है a तथा प्रश्नानुसार b बराबर 6 है। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लीमा यानी प्रमेयिका के अनुसार यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका के अनुसार, डिवीजन लीमा के अनुसार क्या है, BQ प्लस R इक्वल टू A। अब B के स्थान पर हमने रख दिया 6। अच्छा, BQ प्लस R इक्वल टू A, यहाँ पर R की विशेषता क्या है, R की विशेषता होती है कि ये R हमेशा B से तो होता है छोटा और 0 से होता है बड़ा या उसके बराबर होता है। ठीक है, अब मान रखें b की जगह 6 रख दिया तो 6q प्लस R इक्वल टू A, यानी R की विशेषता क्या है कि R जो है 6 यानी b से तो 6 से तो छोटा होगा और 0 से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, यानी R का मान क्या रहा, R का मान क्या रहा, R बराबर क्या क्या हो सकता है, 0 या 0 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा, यानी ये हो सकते हैं 0 हो सकता है R का मान, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं चूंकि हमें चाहिए धनात्मक विषम पूर्णांक,
अतः आर बराबर कौन कौन से हो सकते हैं, विषम कौन कौन से हैं इसके अंदर देख लीजिए। 1 विषम है, 3 विषम है और 5 विषम है। यानी आर के 3 मान हो सकते हैं, 1, 3 और 5। ठीक है। अब आर ये जो यूक्लिड डिवीजन लीमा का जो समीकरण, यूक्लिड डिवीजन लीमा समीकरण में आर बराबर, आर के मान रखने पर, आर के मान रखने पर ए के यानी ए के संभावित मान। ठीक है। कैसे संभावित मान हो गए, आर के मान रखने पर, तो देखेंगे आर बराबर 1 रखने पर क्या होगा, ये है बी क्यू प्लस आर बराबर ए। तो आर की जगह पर 1 रख दिया हमने और बी की जगह पर क्या था 6 क्यू, आर की जगह पर 1 रख दिया हमने बराबर ए। ठीक है। इसी तरह आर बराबर 2 रखने पर ये हो गया हमारा बी क्यू प्लस आर बराबर ए। ये तो हमारा समीकरण हो गया। बी की जगह पर 6 रख दिया, क्यू की जगह पर क्यू प्लस आर की जगह पर हमको 2 रखना था, 2 रख दिया, सॉरी 3 रखना था, 3 रख दिया बराबर ए। ठीक है। इसी तरह से आर बराबर 5 रखने पर ये तो हो गया हमारे समीकरण बी क्यू प्लस आर बराबर ए। बी की जगह पर रख दिया हमने 6, क्यू की जगह पर क्यू, आर की जगह पर रख दिया हमने 5 बराबर ए। हमारा सवाल क्या था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 6q प्लस 1 के रूप में हो सकता है। देखिए ए को हमने धनात्मक विषम पूर्णांक माना था, तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में हो गया, 6q प्लस 1 के रूप में हो गया। इसी तरह से 6q प्लस 3 के रूप में हो गया। इसी तरह से 6q प्लस 5 के रूप में हो गया। तो इस तरह से हमारा सवाल सिद्ध हो जाता है। इसको लिख सकते हैं हम इति सिद्धम। ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 3, एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। हमारा सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें कि वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है। यानी इस सवाल के अंदर हमें एक तो सेना की टुकड़ी की बात कही गई है कि सेना की एक टुकड़ी है, आर्मी कंटिजेंट है, और दूसरी है आर्मी बैंड। आर्मी कंटिजेंट जो है, सेना की जो टुकड़ी है, उसके अंदर तो है 616 सदस्य, और आर्मी बैंड जो है उसके अंदर है 32 सदस्य। ठीक है। और 32 सदस्यों के पीछे इन 616 सदस्यों को मार्च करना है। ठीक है। यानी इन 616 को 32 32 32 32 ऐसे करके मार्च करना है, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो इस तरह से कितने स्तंभ बनेंगे, हमारा सवाल ये है। ठीक है। यानी किस तरह से करेंगे इस सवाल को हम, सबसे पहले हम लिखते हैं आर्मी बैंड की सदस्य संख्या। आर्मी बैंड की सदस्य संख्या कितनी है, आर्मी बैंड की सदस्य संख्या है 32। ठीक है। फिर
सेना की टुकड़ी की सदस्य संख्या, सेना आर्मी कंटिंजेंट यानी सेना की टुकड़ी की सदस्य संख्या, सदस्य संख्या वो कितनी है? वो है 616, 616। ठीक है। अब हमें ज्ञात करनी है क्या? समान संख्या वाले, समान सदस्य संख्या वाले स्तंभों की संख्या वाले, स्तंभों यानी कॉलम्स की, स्तंभों की संख्या। अब समान संख्या वाले स्तंभों की संख्या का मतलब क्या हुआ? हमें क्या ज्ञात करना है? वो है HCF ऑफ किसका? 32 एंड 616। यानी हमें 32 और 616 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होगा। ठीक है। कैसे ज्ञात करते हैं महत्तम समापवर्तक? देखिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लीमा के अनुसार, लीमा के अनुसार या लागू करने पर क्या है? यूक्लिड डिवीजन लीमा के अनुसार बड़ी संख्या जो है उसको तो हम a यानी डिविडेंट मान लेते हैं, यानी 616 इसको तो हमने a मान लिया, और जो छोटी संख्या है उसको हम b यानी डिवाइजर मान लेते हैं, यानी भाजक मान लेते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम a भाग b यानी डिविडेंड के अंदर डिवाइजर का भाग लगा देते हैं, भाज्य के अंदर भाजक का भाग लगा देते हैं, यानी 616 के अंदर हमें भाग लगाना है किसका? 32 का। अब भाग लगा के देखते हैं। 616 लिखा, इसमें हम भाग लगा रहे हैं 32 का। ठीक है। कितनी बार जाएगा? सबसे पहले एक बार जाएगा, 61 के नीचे लिख दिया हमने 32। 61 में से 32 गए तो कितने बचे? ये बच गए 29। ठीक है। 6 बच रहा था, 6 उतार लिया हमने। इसके बाद वापस से 296 के अंदर 32 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 9 बार। 9 बार जाने पर कितना आया? वो आएगा 288। शेष कितना बचा? शेष बच गया हमारे पास में 8। ठीक है। यानी इस तरह से जब हम 616 में 32 का भाग लगाते हैं तो हमें क्वोशिएंट यानी भागफल हमें प्राप्त होता है 19, और रिमाइंडर यानी शेषफल यानी r प्राप्त होता है हमें 8। ठीक। अब यूक्लिड डिवीजन लीमा समीकरण यानी BQ प्लस R इक्वल टू A में मान रखने पर, मान रखने पर अब यूक्लिड डिवीजन लीमा का जो समीकरण है उसमें मान रखने पर, मान किसका रख रहे हैं हम? जो भी हमें ज्ञात हैं, B है, R है, जो भी है। ठीक है। B Q R A इन सब का मान रखना है। कैसे रखेंगे? देखिए, B कितना था हमारा भाजक? 32, इंटू Q कितना है भागफल? 19, प्लस R यानी रिमाइंडर कितना है, शेषफल कितना है? 8, इक्वल टू A यानी डिविडेंड कितना है? 616। ठीक है। अब R पे हम गौर करें, R के मान पर, तो R का मान आया है 8, यानी R का मान 0 नहीं है। R का मान 0 नहीं है, इसका मतलब ये है कि यूक्लिड डिवीजन जो लीमा है उसका हमें वापस से प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं, चूंकि R बराबर 0 नहीं है, अतः R बराबर 8 और B बराबर
B बराबर कितना है 32 पर पुनः यूक्लिड डिवीजन लीमा का प्रयोग करने पर यूक्लिड डिवीजन लीमा का पुनः प्रयोग का मतलब क्या हुआ? मतलब वही हुआ कि बड़ी संख्या को तो हम मान लेते हैं a, यानी डिविडेंड बड़ी संख्या कौन सी थी इसमें 32, यानी 32 को तो मान लिया हमने a, और छोटी संख्या यानी जो भी छोटी संख्या है 8 उसको हमने मान लिया डिवाइजर यानी b। उसके बाद में हमने क्या किया? उसके बाद में हमने किया a डिवाइडेड बाई b, a भाग b कर दिया, यानी 32 के अंदर हमने भाग लगाया किसका? 8 का। ठीक है, और जब 32 में हम 8 का भाग लगाते हैं तो कैसे होता है? देखिए, हमें भाग लगाना है 32 के अंदर 8 का, यानी 32 में हमने भाग लगा दिया 8 का, तो कितना आया? 8 चौक 32, बच गया 0, यानी हमारे को 32 में 8 का भाग लगाने पर क्वोशिएंट यानी भागफल प्राप्त होता है 4 और रिमाइंडर यानी शेषफल प्राप्त होता है 0। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीजन लीमा समीकरण BQ प्लस R इक्वल टू A में मान रखने पर मान रखे तो क्या आ गया? B की जगह पर लिख दिया हमने 8 इंटू Q की जगह पर हमें 4 प्राप्त हो गया, प्लस R की जगह पर हमें 0 प्राप्त हो गया। A बराबर डिविडेंड कितना था? 32, ये हो गया। ठीक है, R के मान पे गौर किया तो R बराबर 0 है। R बराबर 0 होने का मतलब क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में R बराबर 0 आते ही हमारी प्रक्रिया रुक जाती है और उसका जो B का मान होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है ना, तो अब हमें कहना है चूंकि R बराबर 0 है, अतः इस चरण के भाजक यानी B का मान ही हमारा HCF होगा। ठीक है, अब इस चरण के भाजक यानी B का मान क्या है? B बराबर क्या है? B बराबर है हमारा 8, यानी HCF हो गया हमारा 8 ही हमारा HCF। ये हमारा हो गया आंसर। यानी कुल मिलाकर के उनको 8 स्तंभों के अंदर मार्च करना होगा। ठीक है।